अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका सेकंड डे था कोलकाता में। और जैसे कि जब कल डे ऑफ हुआ तो इस वक्त 37 for 1 था इंडिया। और आज इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेशन था और मैं समझता हूँ इंडियन बैटर्स खासतौर पे तारीफ़ करनी होगी केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर की, कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने मैच को आगे लेकर चले। विकेट जो है वो बिल्कुल भी इतना ईजी नहीं था बैटिंग के लिए, स्पिनर के लिए, फास्ट के लिए, दोनों के लिए विकेट में मदद थी। और इस ही की वजह से इंडिया जो है 189 करने में कामयाब हुआ। और दूसरी तरफ से आप देखें कि साउथ अफ्रीका की तरफ से जो बॉलिंग थी वो साइमन हार्मर ने 4 विकेट्स लिए, मार्को जैनसन ने 3 विकेट्स लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका लैक किया अपनी कैप्टनसी में। जिस तरीके से बवूमा जो है वो बहुत लेट लेकर आए साइमन हार्मर को। हालांकि हर कोई जो साइमन हार्मर को देखता है, जानता है, समझता है, उसे एक बात पता है कि वो बड़े ज़बरदस्त ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और वो लेफ्ट हैंडेड के लिए उतने ही प्रॉब्लमेटिक है जैसे कि ग्राम स्वान हुआ करते थे। लेकिन उनको बड़े लेट लेकर आया गया मैच में, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इंडिया 189 कर सका। अदरवाइज पॉसिबिलिटी थी कि शायद इंडिया उससे भी पहले आउट होता। लेकिन जाहिर है इंडिया के साथ एक सेटबैक हुआ। वो सेटबैक यह था कि शुभमन गिल जो है आते ही जो है वो अनफिट हो गए और उसके बाद वो वापस नहीं आए। अब देखना पड़ेगा कि वो अगले मैच में भी खेल पाएंगे कि नहीं, या अगली इनिंग्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से यानी कि बाहर गए ग्राउंड से और फिर उनका वापस ना आना, तो डेफिनेटली उनको स्वेयर किस्म की इंजरी है जिसकी वजह से वो बैटिंग नहीं करने आए। वरना जिस तरह का स्कोर इंडिया ने किया था 189, वो अगर उनके यानी कि कैपेसिटी होती या वो बेहतर फील कर रहे होते तो वो लाजमी आकर जो है वो खेलते, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो उससे मैं समझता हूँ एक सेटबैक है इंडिया के लिए। लेकिन इंडियन बॉलर्स को क्रेडिट देना होगा, इंडिया की जो बैटिंग के अंदर जो डेप्थ है उसको क्रेडिट देना होगा। आप देखें ऋषभ पंत, उन्होंने यानी कि स्कोर के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको मैच की समझ आएगी कि आप देखेंगे एक मैच जो लो स्कोरिंग है वहाँ पे 20-30 रन भी बड़े मायने रखते हैं। और 30 रन की लीड भी बड़ी, जो इसे कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। इस वक्त 93 for 7 है। साउथ अफ्रीका के जडेजा ने 4 विकेट्स निकाले हैं और जस्ट 63 रन जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं अभी तक जो इंडिया ने बनाने हैं। 3 विकेट अभी साउथ अफ्रीका के पास मौजूद हैं। अगर साउथ अफ्रीका जो है वो यानी कि मज़ीद 25-30 रन ऐड कर लेता है तो ऑलमोस्ट 90-95 रन बनाने होंगे इंडिया को। मैं समझता हूँ ये मैच और भी इंटरेस्टिंग हो सकता था और शायद इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता अगर बेहतर कप्तानी की जाती। और पहली इनिंग्स जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेल रहा था 113 for 3, अगर उसको सेंसिबली खेलते और उसे 200-250 तक ले जा सकते थे उस वक्त ये, लेकिन वो नहीं कर सके। तो उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की वहाँ पर साइमन हार्मर का यूज़ ना करना बड़ा ही शॉकिंग है मेरे लिए। क्योंकि अगर आप इंडिया की बैटिंग लाइन को देखें तो 5 जो है ना टॉप ऑर्डर में उनके 5 बल्लेबाज ऐसे हैं कि जो कि लेफ्ट हैंडेड है। और जब एक ऑफ ब्रेक बॉलर जो लेफ्ट हैंडेड को करता ही बेहतर गेंद है तो उसको लेट लेकर आना, इसका मतलब है आपने अपने साथ यानी कि खुद ज्यादती किया। अब यह है कि मैच जिस तरफ है, अगर उसकी डे 3 की प्रोडिक्शन कीजिए तो मैं समझता हूँ जैसा पिच है, जैसा पिच बिहेव कर रहा है, ज़्यादा चांस है कि आते ही विकेट निकल जाएगी। और एक विकेट निकली तो बाकी दो तो उस एक के बाद एक जाएगी। और ज़्यादा चांस है कि इस 100 के अंदर अंदर यानी कि 3 रन हैं, 10-15 रन साउथ अफ्रीका शायद मजीद ऐड कर पाए। तो असल जो डिपेंड करेगा वो बवूमा और कॉबन बॉस, ये दोनों प्लेयर्स की जो पार्टनरशिप है इस पर डिपेंड करेगा कि ये कितनी देर खेलते हैं। ये 10 रन बनाते हैं, ये 20-30 जितना भी बनाएंगे उसमें मजीद मुझे नहीं लगता 2-4 रन से ज़्यादा कुछ ऐड कर पाएंगी लास्ट 2 विकेट्स। और देखना यह है कि साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग लाइन साउथ अफ्रीका ने खिलाई थी इस टेस्ट मैच में, शायद वो पिच को उस तरीके से असेस नहीं कर सके। रबाडा अगर फिट थे तो डेफिनेटली उनका होना यहाँ बनता था, वो बहुत घातक साबित हो सकते थे यहाँ पर। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिलाए हैं, नहीं तो आप देखें कि मुत्तु स्वामी को खिलाया जा सकता था। क्योंकि आप देखें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रही साउथ अफ्रीका के साथ, उनके जो मेन प्रीमियर स्पिनर हैं कश्यप महाराज, ऐसी टर्निंग ट्रैक पर 16 ओवर में 66 रन दिए उन्होंने, जस्ट एक विकेट ले सके। तो ये भी कुछ फैक्टर हैं। और अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया की जो साइड है उसके पास हर क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि स्पिनर हो तो वो स्पिनर खेल लेते हैं, फास्ट हो तो वो फास्ट के जरिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बॉक्स टिक किया हुआ है। अब देखेंगे जो ऑलराउंडर्स की लिस्ट है वो इतनी बड़ी है इंडिया के पास, और वो प्रॉपर बैट है। वाशिंगटन सुंदर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, जडेजा हो गए। अब ये 3 बॉलर भी हैं और बैट भी हैं, तो लिहाजा 3 प्रॉपर बॉलर से वो गए हैं, जिसमें एक कुलदीप है, एक बुमराह है, एक सिराज है। अब इतनी बड़ी बॉलिंग लाइन आपको अगर टेस्ट में मिल रही है 6 बॉलर्स की, और जो कि प्रॉपर बॉलर हैं, और फिर इसी तरह बैटिंग में नंबर 8-9 तक आपको बैटिंग मिले,
तो और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो मैं समझता हूँ इंडिया को इंडिया में डिफीट देना जो है वो उसके लिए बड़ी एफर्ट लगती है और वो मैं बहुत क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड को जिस तरीके से लास्ट टाइम उन्होंने आके डिफीट दी। तो अभी तो ये पहला टेस्ट मैच वाज़ेह तौर पर नज़र आ गया कि कल के दिन में ज़ाहिर है लंच तक या टी से पहले-पहले ये मैच खत्म हो जाएगा और इंडिया जो है वो इसमें विक्टोरियस होगा। सेकंड टेस्ट मैच में जब साउथ अफ्रीका आएगा तो देखेंगे कि क्या खेल पाता है, लेकिन पहले मैच में मैं समझता हूँ बिल्कुल ही जो बैटिंग थी उसको तो इंडियन बॉलर्स ने आउट परफॉर्म करके रख दिया। जैसे पहले यानी कि दिन में बुमराह ने आउट परफॉर्म किया, अब जडेजा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और बाकी स्पिनर। तो एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आता है जब कोई टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलती है कि वो बैटिंग उनकी बिल्कुल ही जो है वो फ्लॉप नज़र आती है इंडियन बॉलिंग के सामने। अदरवाइज़ आप देखें कि क्रेडिट देना होगा साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को कि उन्होंने भी इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर लिया 189 रन्स पर। इसका मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है इन कंडीशंस के लिहाज से बुरी नहीं थी, लेकिन बैटर्स अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर सके। अब देखते हैं व्यूअर्स कल क्या होता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि 80 टू 90% चांस है कि इंडिया ये मैच जीत चुका है। अब जस्ट एक फॉर्मेलिटी रह गई है, देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।